हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में, अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसमें हमने देखा था कि उसमें अल्पकाल जो होती है वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। और इसी कारण क्या होता है, जो परिवर्तनशील साधन है उन्हीं को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो किससे संबंधित है? वो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कम से कम एक साधन जो है वो परिवर्तनशील रखते हैं और अन्य साधन जो है अपरिवर्तित रहते हैं या स्थिर रहते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि जो परिवर्तनशील साधन है उसको बढ़ाने से उत्पादन पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। और इसके विपरीत जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसके अंतर्गत हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसको जो परंपरागत अर्थशास्त्री हैं या परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो उत्पत्ति हास नियम के रूप में मानते हैं और उसको एक आधारभूत नियम मानते हैं जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं। और ये मानते हैं कि ये उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक रूप से लागू होता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो उत्पत्ति हास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के रूप में जानते हैं या मानते हैं, और ये अल्पकालीन उत्पादन फलन के रूप में इसके सभी क्षेत्रों में लागू होने का तर्क देते हैं कि ये अल्पकाल में सभी क्षेत्रों में लागू होगा। तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो उसे इस परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को उत्पत्ति हास नियम कहते थे, और जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम कहते हैं। और इसके अलावा इस जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है इसे अनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बताता है कि साधनों का अनुपात बढ़ाने से जो उत्पादन की मात्रा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस नियम को प्रतिफल का नियम भी कहता है, क्योंकि इसमें यह बोलता है कि कुछ साधन की मात्रा स्थिर रखें और अन्य साधन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल किस प्रकार से बदलता है, इसलिए इसका नाम प्रतिफल का नियम भी है, एक नाम जो इसका है। इसके अलावा इसे असमान अनुपातीय प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत प्रतिफल विभिन्न अवस्थाओं में समान दर से नहीं बदलता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे नाम हैं जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के हैं। इनमें से किसी भी नाम को अगर पूछा जाए तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि इसके जो उत्पत्ति हास नियम है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, प्रतिफल का नियम है, असमान अनुपातीय प्रतिफल का नियम है, ये सभी एक ही नियम के विभिन्न नाम हैं। अब जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो बेसिकली है क्या चीज़, तो बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं लिप्से और क्रिस्टल के अनुसार वो ये कहते हैं कि हासमान प्रतिफल नियम ये बताता है कि एक परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई मात्राएं एक स्थिर साधन की दी हुई मात्राओं के साथ अगर प्रस्तुत की जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति अंत में घटती है। यानी जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसके अनुसार यदि अन्य साधन को स्थिर रखें और एक साधन को परिवर्तनशील माने और उस परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन यानी टीपी, औसत उत्पादन अर्थात एपी
एवरेज प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन अर्थात एमपी और मार्जिनल प्रोडक्शन में अलग अलग दर से परिवर्तन होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो किस किस पे चेंजेस देखेगा, टीपी पर देखेगा, एपी पे देखेगा और एमपी पर परिवर्तन को देखता है। तो ये क्या बताएगा कि सब इन तीनों में जो है अलग अलग दर से परिवर्तन होता है। तो मेन बात क्या हुई कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें जो है अन्य साधन तो स्थिर रखते हैं और एक साधन परिवर्तनशील मानते हैं और उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, उसमें परिवर्तन करके देखा जाता है कि टीपी पे, एपी पे और एमपी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमने जैसे पहले भी पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, कुल उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन क्या होता है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो कुल उत्पादन क्या होता है, एक फर्म के द्वारा निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा कुल उत्पादन कहलाती है। औसत उत्पादन क्या होता है, इसमें कुल उत्पादन की मात्रा को परिवर्तनशील साधन की जो प्रयुक्त की गई इकाइयाँ हैं उनसे अगर भाग दे दें तो वो औसत उत्पादन मिल जाएगा। अर्थात औसत उत्पादन बराबर क्या होगा, कुल उत्पादन में भाग देंगे जो श्रम यहाँ पे मान लीजिए परिवर्तनशील साधन है तो उसकी इकाइयाँ कितनी लगी, इस तरह से औसत आ जाएगा। और सीमांत उत्पादन क्या होता है, इसमें कि किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे कि श्रम हमने लगाया और एक पहले मान लीजिए 2 श्रमिक थे, उससे 10 इकाई उत्पादन होता था। अब एक एडिशनल श्रम आपने लगाया यानी तीसरा श्रमिक लगाया, उस एक अतिरिक्त इकाई श्रम की लगाने से जो उत्पादन में मान लीजिए 20 से बढ़ के वो 30 हो गया, तो ये जो 20 से 30 हुआ तो ये 10 इकाई बढ़ा, वो उसका सीमांत उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में भी हम दे सकते हैं TPN-TPN-1। ठीक है, अब परिवर्तनशील अनुपात नियम की मान्यताएं क्या है। सबसे पहला कि इसमें एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील रहता है और अन्य साधन स्थिर रहेंगे। दूसरी, जो परिवर्तनशील साधन लगा रहे हैं, जैसे अभी हम चित्र वगैरह बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एक परिवर्तनशील साधन है, जैसे मान लीजिए वो श्रम है, क्योंकि श्रम को बढ़ाया या घटाया आसानी से जा सकता है, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, इसलिए श्रम को यहाँ परिवर्तनशील साधन माना गया है। तो जैसे मान लीजिए श्रम हमने परिवर्तनशील साधन लिया तो उसकी समस्त इकाइयाँ समरूप होगी। मान लीजिए आपने कुशल श्रमिक लगाया तो सारे श्रमिक जो लगेंगे आगे वो कुशल ही लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक इकाई तो अकुशल श्रमिक लगा दिया, एक इकाई कुशल श्रमिक लगाया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता में अंतर आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये मान के चलते हैं कि जो भी इकाइयाँ आप लगा रहे हैं सारी इकाइयाँ एक सी होगी। अगर सारे श्रमिक कुशल हैं तो सारे कुशल होंगे, अगर अकुशल श्रमिक लगा रहे हैं तो सारे अकुशल श्रमिक लगेंगे। इसके अलावा तकनीकी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और स्थिर साधन जैसे मान लीजिए मशीनरी है, ये साधन अविभाज्य होते हैं कि उनको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। और विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, यानी जो उत्पादन के साधन हैं वो पूर्णतः एक के स्थान पर दूसरे को हम प्रयुक्त में नहीं ले सकते, अर्थात वो साधन जो है वो अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम की बेसिक अजम्पशंस हैं या मान्यताएं हैं। अब इसको समझने से पहले जो पिछले वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध होता है। तो ये है कि जो सीमांत उत्पादन होता है वो तत्कालीन परिवर्तन को बताता है और जो औसत उत्पादन की तुलना में जो है तथा इसके परिवर्तन औसत उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ते तथा घटते हैं। ये चित्र में हमने पहले भी देखा था और अभी आगे चित्र में भी देखेंगे। और जो सीमांत उत्पादन है एक इकाई विशेष से संबंधित होता है, जबकि औसत उत्पादन सभी परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का प्रभाव पड़ता है। ये हुआ चित्र। अब देखिए, ये चित्र हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए इसमें, ये हम देख रहे हैं कि जो कुल उत्पादन है वो वक्र किस तरह से होता है। एक एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, परिवर्तनशील
जो हमारा साधन है यहाँ पे श्रम को लिया है, और इधर क्या लिया, वाई अक्ष पे टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन लिया है। अब इसका जो है चित्र कैसा है, सबसे पहले ये बढ़ता है और फिर इसके बाद ये अधिकतम हो गया इस बिंदु पर, और इसके बाद ये गिरता है। तो पहले ये बढ़ा, फिर ये अधिकतम हुआ और फिर ये गिर गया। अब ये बड़ा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या मोड़ का बिंदु है। इसको कैसे करते हैं, इससे कैसे डिसाइड हुआ ये चीज़ कि इससे पहले जो बढ़ रहा था उत्पादन, कुल उत्पादन, वो बढ़ती दर से बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ा है। इस मोड़ के बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ा तो है, कुल उत्पादन, पर वो कैसे बढ़ा है, गिरती दर से। तो मोड़ के बिंदु के बाद जो कुल उत्पादन बढ़ा है वो घटती दर से बढ़ा है, और एक बिंदु पर ये अधिकतम हो गया है और इसके बाद ये गिरने लग जाता है। ये टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन वक्र की आकृति है। इसके अलावा अब अगर हम देखें तो इधर देखें, एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, श्रम लिया है। वाई अक्ष पे हमने एपी और एमपी यानी औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन लिया है। अब सबसे पहले देखें औसत उत्पादन या सीमांत उत्पादन की आकृति कैसी है। ये देखिए, ये पहले यहाँ बढ़ा, उसके बाद अधिकतम हुआ यहाँ पे, और फिर ये गिर गया। ये आपका एमपी आ गया। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन, यहाँ सीमांत उत्पादन आ गया। ये जो सीमांत उत्पादन अधिकतम हो रहा है वो कहाँ पे है, इसका बिंदु, ये जो मोड़ का बिंदु है इससे एकदम सीधे में आएगा। जो मोड़ का बिंदु है वो, और जो एमपी अधिकतम हो रहा है, यानी सीमांत उत्पादन जहाँ अधिकतम है और मोड़ का बिंदु जहाँ है कुल उत्पादन का, वो एक सीध में आएंगे। इस तरह से ये आकृति इसी तरह की है। पहले ये बढ़ा, फिर अधिकतम हुआ, उसके बाद ये गिरने लग गया और ये ज़ीरो हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव भी हो गया। ये है एमपी। अब दूसरा है एपी। एपी में क्या होता है, ये बढ़ता है, उसके बाद ये अधिकतम होता है और फिर ये भी गिरने लग जाता है। ये यहाँ पे आगे जाके अधिकतम हुआ इस बिंदु पर। ठीक है, तो बेसिक जो आकृति हुई तीनों की, पहले बढ़ते हैं फिर अधिकतम होते हैं फिर गिरते हैं। ऐसी तरह एमपी भी पहले बढ़ा, फिर अधिकतम हुआ, फिर गिरने लग गया, और नेगेटिव भी हुआ ये एमपी। ठीक है, और एपी जो है वो बढ़ा, फिर अधिकतम हुआ और इसके बाद धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो ये तीनों के बीच रिलेशनशिप है। इसके आधार पर हम जो परिवर्तनशील अनुपातों की रेखा चित्रीय अगर प्रदर्शित करें इसको, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है चित्र, उसमें हम 3 अवस्थाएं बता सकते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो जहाँ पे एमपी और एपी मिले हैं, देखिए इस बिंदु पर ये वाला बिंदु है, यहाँ पर एमपी और एपी दोनों मिले थे, जहाँ पे वो ये वाला बिंदु, यहाँ पर इसको सीधा करा, यहाँ से एक्स अक्ष की तरफ लाइन डाली और इसी को सीधे ले गए। ठीक है, और दूसरा एक बिंदु हुआ यहाँ पर, ये जो है जहाँ पर एमपी ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो एमपी जहाँ ज़ीरो हुआ और उसके सीध में कौन सा पॉइंट आता है, टीपी यानी कुल उत्पादन अधिकतम। जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम है और जहाँ पर सीमांत उत्पादन ज़ीरो है, उसको एक सीधी रेखा में हमने अगर खींचेंगे तो ये भी एक लाइन बनेगी। तो इन दोनों के बीच की स्थिति जो है वो है सेकंड स्टेज। ठीक है, तो पहली स्टेज कहाँ हुई, जहाँ पर एपी और एमपी मिले, और वो कहाँ मिलते हैं, जब जहाँ पे एपी अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और लास्ट कहाँ पे है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन ज़ीरो है, और ये इसके सीध में ले जाएंगे तो कुल उत्पादन जो है अधिकतम है। तो इस तरह से जो पिछला चित्र है उसी का थोड़ा उसको मॉडिफाई करके हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है। तो ये जो स्टेजेस हैं इनकी आकृतियों के आधार पर वो हम
समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया, उसकी क्या मान्यता है, किसे कहते हैं, और उसकी आकृति रेखा चित्र के द्वारा हम इसको किस तरह से समझाएंगे, और इससे रिलेटेड जो उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं वो भी हम उस अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तभी ये पूरा 20 नंबर का जो प्रश्न आता है वो कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ इसके बाद वाला जो वीडियो आ रहा है उसको आप आवश्यक रूप से देखें। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।